हेलो एंड वेलकम बैक टू सिनॉप्सिस आईएएस रीडर फॉर ड्यू। माय नेम इज़ कृष्णा। इस लेक्चर में हम फिर से पढ़ेंगे एमएसजीपी एंशिएंट हिस्ट्री को ही कंटिन्यू करेंगे। कोर्स की थीम है द प्रिंसिपल्स ऑफ एलिमिनेशन। कोर्स का पूरा नाम है मेन सीट गारंटी प्रोग्राम। कोर्स के कुछ फ्री पार्ट हैं और कुछ पेड पार्ट है। जो फ्री पार्ट है आप वो यूट्यूब पर सिनॉप्सिस आईएएस की जो एमएसजीपी की प्लेलिस्ट है वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। आपको यही सर्च करना है एमएसजीपी सिनॉप्सिस आईएएस या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ एलिमिनेशन सिनॉप्सिस आईएएस, आप यही सर्च कर सकते हो। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे फ्री वीडियोस प्लस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। आप इस लिंक को ही क्लिक करके आप विजिट कर सकते हो। अदरवाइज सिनॉप्सिस की वेबसाइट पर जाकर स्पेशल कोर्सेज में आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक, तो बेसिकली इस कोर्स में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। सारे ऑप्शन, सारे स्टेटमेंट, जितनी भी की टर्म्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं और आपका स्कोर एटलीस्ट 20-25 मार्क्स इंक्रीज होना चाहिए। आपको समझ आ जाएगा वीडियोस देख के। एमएसजीपी 1, 2, 3 ये कुछ वेरिएंट्स हैं, आप देख लेना। कुछ सब्जेक्ट्स के लिए हम 25 साल से ज़्यादा के क्वेश्चंस इंक्लूड कर रहे हैं। साइंस टेक के लिए कर रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, एएमसी एंशिएंट मिडिवल एंड कल्चर प्लस मॉडर्न हिस्ट्री, इन सब्जेक्ट्स के लिए तो हम कर ही रहे हैं। इन 2 सब्जेक्ट के हो चुके हैं, साइंस टेक और सिक्योरिटी के, इन पर काम कर रहे हैं। तो इनमें हम 40 ईयर्स के भी क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं। खैर आते हैं अपने लेक्चर पर। सबसे पहले हाँ, मिताक्षरा, लास्ट वीडियो में आप में से किसी ने कमेंट में पूछा था, ये वीडियो था, तो कमेंट सेक्शन में आपने पूछा है कि किस साल में, इन विच ईयर इन विच यूपीएससी एग्जाम मिताक्षरा एंड दया भागा, ये कब पूछे गए थे। तो ठीक है, उसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ। एक क्वेश्चन जो जिसमें मिताक्षरा दया भागा दोनों है 1990 में पूछा है। सीएससी सिविल सर्विसेज आईएएस वाले एग्जाम में ही पूछा है। मिताक्षरा क्या है, ये बी ऑप्शन इसका ट्रू है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। एंड तीसरा क्वेश्चन 1989 में भी पूछा है। तो वही जो मैं कह रहा हूँ, पुराने क्वेश्चंस पूछने के चांसेस इन एएमसी से और साइंस टेक से और सिक्योरिटी से ज़्यादा होते हैं। तो आपको ये सब्जेक्ट्स एटलीस्ट कर ले जाओ, जितने साल पुराने कर ले जाते हो, 2-4 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा ही सही कर लोगे। ठीक है, इस क्वेश्चन पर आते हैं। तक्षशिला कहाँ लोकेटेड है? तक्षशिला, नालंदा, इनके ऊपर प्री में, मेंस में कई बार क्वेश्चंस पूछे हैं। मेंस में इनफैक्ट काफ़ी रिसेंटली भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक, तो इनकी लोकेशन क्या है? एंशिएंट टाउन, जो इतनी बड़ी बड़ी लोकेशंस होती हैं, एक बार मैप पे भी हमें देखना चाहिए। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेन करने का ऑब्जेक्टिव यही है। अगर आपने मैप पढ़े हैं तो आपको एटलीस्ट इतना आइडिया होगा कि इंडस रिवर के आसपास है ये तक्षशिला। ठीक है, अब आपको अगर ये पता है कि पाकिस्तान में, तो आप इसको सही नहीं कर पाओगे। ठीक, तो डिटेल में तो आपको जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इंडस यहाँ पर एक ही जगह है। दिक्कत तब होती जब किसी और ऑप्शन में भी इंडस दिया होता, किस किस के बीच में, वहाँ इश्यूज हो जाते। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चंस टफ नहीं होते, ऑप्शंस होते हैं जो किसी क्वेश्चन को टफ बना देते हैं। और बिलीव मी, अगर आपके लिए कोई क्वेश्चन टफ है और आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, कंडीशन ये है कि आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, आपने बुक्स पढ़ी हैं, सिलेबस कवर किया है, जो भी बेसिक सोर्स है, अगर आपके लिए टफ है तो मार्केट में सबके लिए टफ होगा। फिर डरने की ज़रूरत नहीं है, वो क्वेश्चन कोई नहीं कर रहा। ये क्वेश्चन अगर टफ है तो किसी के लिए भी ईजी नहीं है। इस क्वेश्चन को आप कट ऑफ से निकाल दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलिट्री गवर्नरशिप किसके टाइम पे इंट्रोड्यूस की गई थी पहली बार इंडिया में? ये आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आप पता चले मुगल सही कर दो, पहली बार पूछा है। ठीक, तो जैसे आपको पता चलता है पहली बार, तो ये तो आपको पता है मुगल सबसे बाद में आए हैं, तो डी ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। अब इस क्वेश्चन की कहानी सारी ये है कि आपको ये पता होना चाहिए क्रोनोलॉजी, कौन पहले आया। और इसके लिए आपको सिर्फ एक बार बुक पढ़नी ज़रूरी है। ये वो इजी क्वेश्चंस हैं एएमसी में जो कि आपने अगर एक बार भी बुक्स पढ़ी हों तो आप ऐसे क्वेश्चन सही कर ले जाते हो सिर्फ एक बार पढ़ने पे। तो जो लोग ये कहते हैं कि क्या हम ये सब्जेक्ट पूरी तरह छोड़ दें, नहीं छोड़नी चाहिए। और एनीवेज पिछले कुछ सालों में इनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। वो 2015 और 16 के टॉपर्स हुआ करते थे जिन्होंने कहा था ये सब्जेक्ट एंशिएंट और मिडिवल तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी छोड़ के देखो, दिक्कत ही दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो ग्रीक्स के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो 326 BC में अलेक्जेंडर द ग्रेट नंदा के टाइम पर इन्वेजन किया था। सका बाद में आए थे, पार्थियंस बाद में आए थे, मुगल्स उसके बाद में भी आए थे। तो ये क्वेश्चंस आप इसी तरह सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज ये क्वेश्चन कहीं बुक में नहीं मिलेगा, ये लाइन आपको कहीं बुक में लिखी हुई नहीं मिलेगी कि इन्होंने पहले इंट्रोड्यूस किया कि बाद में किया। क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। ठीक, आजकल क्रोनोलॉजी के मीम्स भी बहुत बनते हैं, वो मीम मत पता करो बस। ठीक, तो ग्रीक के बारे में आप यहाँ पढ़ लेना, सकाज के बारे में आप पढ़ लेना, इनका मिलिट्री गवर्नेंस क्या था। पार्थियंस का कोई ऐसी स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी और इन्होंने सत्रप सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, जिसे छत्रप कहते हैं, उसे इंट्रोड्यूस किया था। मुगल के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे। मनसबदारी, मीर बख्शी, इन पर कई बार क्वेश्चंस पूछे हैं, आपको पता होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे मेंस के लिए भी, ठीक है, और प्रीलिम्स के लिए भी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर हम साउथ इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ें तो हम देखते हैं स्मॉल रीजनल किंगडम्स हैं, चोला, चेरा, पांड्या, छोटे छोटे आपको किंगडम्स मिलेंगे। नॉर्थ इंडिया में आप देखो मौर्यन एम्पायर ऑलमोस्ट पूरा इंडिया कवर किया हुआ है, आज का जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वो एरिया भी कवर है। बट साउथ में ऐसा क्या होता था कि लार्ज एम्पायर्स ग्रो नहीं होते थे, छोटे छोटे एम्पायर्स होते थे। तो इस क्वेश्चन में करने से पहले देखो, ऐसे क्वेश्चन ना आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, कहीं ऐसा लिखा नहीं होगा, ऐसे कोई ऑप्शंस है नहीं। बुक में जो लिखा भी है ना, इसका एक ऑप्शन लिखा है कि किंगडम्स क्या थे, वो रिवर से सेपरेटेड होते थे, दो रिवर के बीच में एक किंगडम है, फिर इस रिवर के बाद में दूसरा किंगडम है, फिर इस रिवर के बाद तीसरा किंगडम, एक ही रीज़न लिखा है। इनमें से चारों में से कोई भी आंसर नहीं लिखा है। अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एग्जाम हॉल अलर्टनेस यानी कि EHA वही काम आ सकती है, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ऑप्शंस देखो आप, ऑप्शन A और D देखो। D ऑप्शन देखो, ये तो कतई वाहियात सा ऑप्शन दिखता है, स्कार्सिटी ऑफ मैन पावर, मतलब ऐसा हो जाएगा कि साउथ इंडिया में मैन पावर ही नहीं रही होगी। तो ये ऑप्शन तो कतई वाहियात, बेवकूफ़ाना और जो भी आपको कहना हो उस टाइप का ऑप्शन है, इसको तो आपको अभी के अभी एलिमिनेट कर देना चाहिए। अब अगर आपने ज्योग्राफी थोड़ी भी पढ़ी है, थोड़ी भी, तो आपको ये पता होता है कि साउथ इंडिया में मिनरल्स तो बहुत हैं, तो ऑप्शन A तो गलत होगा, ठीक है। अब A ऑप्शन गलत हो गया। B और C की अगर हम बात करें, दोनों ही ऑप्शन ट्रू है, ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई बहुत ज़्यादा गलत है। अगर आंसर में इस तरह के ऑप्शन होते कि बोथ A एंड B, C, ठीक है, या फिर 1 2 3 इस टाइप के जो ऑप्शंस होते हैं MCQ टाइप, उसमें आपको दोनों ट्रू करने थे। लेकिन अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि बहुत सारे डिवीज़न थे सोशल स्ट्रक्चर में। अगर मैं PSI और ऑप्शनल वालों से पूछूं या पबएड वालों से पूछूं या फिर सोशियो ऑप्शनल से पूछूं, एंथ्रो वालों से पूछूं, तो कहेंगे हाँ ये ट्रू आंसर है, और है भी। एक क्लैन का कॉन्सेप्ट होता है, क्लैन से रिलीजन बनता है, रिलीजन से सोसाइटी बनती है, सोसाइटी बाद में पावर के रूप में आती है, थ्योरीज ऑफ पावर हम पढ़ते हैं, ठीक है। क्लैन से रिलीजन कैसे बनता है, सोसाइटी कैसे बनती है, टोटेम का हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इमाइल डरखाइम की थ्योरी पढ़ते हैं। तो ये तो ट्रू है ही भी, लेकिन जो ज़्यादा ट्रू है वो ये है कि साउथ इंडिया में फर्टाइल लैंड कम होती थी। जब खाने के लिए नहीं होगा, उपजाऊ ज़मीन नहीं होगी, तो छोटे छोटे एम्पायर ही ग्रो होंगे। आज भी आप देखो यही चीज़ वर्ल्ड वाइड वैलिड है। अब इसके साथ मेंस के लिए एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो फर्टाइल सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है, ये भी आप चीज़ याद रखो। क्यों? क्योंकि खाने के लिए ज़्यादा है। दूसरा, एजुकेशन लेवल कम होता है। क्यों? क्योंकि फादर को पता है कि जब बच्चे को या मदर को पता है कि हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन को खेती ही करानी है, तो पढ़ा लिखा के फ़ायदा क्या है? तो एजुकेशन का लेवल कम होता है। इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं आपको फर्टाइल एरियाज़ में दिखेंगी, और जहाँ पर मिनरल्स ज़्यादा होते हैं वहाँ एजुकेशन लेवल ज़्यादा होता है। रीज़न, मिनरल्स के लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए ना, थोड़ा बहुत तो पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो मेंस और प्री दोनों के लिए आपको कहीं ना कहीं काम आएंगी। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो मैं आपको लेक्चर 1 में भी बताया था, कि डू ऑल दी 100 क्वेश्चंस बाय एलिमिनेशन। चाहे आपको इमीडिएटली पता चल जाए कि B ही ट्रू है, लेकिन पढ़ लो कि C हो सकता कोई ज़्यादा ट्रू ऑप्शन हो। तो ये एलिमिनेशन टेक्निक्स का पहला प्रिंसिपल ये है कि सारे 100 क्वेश्चन आपको एलिमिनेशन से करने चाहिए। देखना चाहिए कि 1 स्टेटमेंट ट्रू टाइप क्वेश्चन है या फिर मल्टीपल स्टेटमेंट ट्रू है। अब ये लोथल डॉकयार्ड का क्वेश्चन फिर से आ गया। सबसे पहले देखो कौन से करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में एक चीज़ होती है कि ऑल ऑफ द एबव ट्रू होना थोड़ा सा कम चांसेस होते हैं, एटलीस्ट एक ऑप्शन तो गलत होता ही है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे इजी जो आपको दिख रहा है, लोथल में डॉकयार्ड था, ये हम सबको पता है। अगर हम स्टेटमेंट 1 को ट्रू कहें तो A में 1 है, C में 1 है, D में 1 है, B आपका एलिमिनेट हो गया। अब अगर B एलिमिनेट हो गया, मैं सिर्फ ऑप्शंस देख रहा हूँ, कोड्स देख रहा हूँ, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो मुझे 2 देखने की नीड नहीं है। सारनाथ में पहला सरमन हुआ था बुद्धा का। हो सकता है ये सब ऑप्शंस आपके लिए ईजी हों, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं काम आएंगी। तो आपका जैसे ही आपने ये डिसाइड किया, आपको ये पता चला कि ऑप्शन 1 आपका सही है, तो B आपने एलिमिनेट कर दिया, और 2 आपको देखने की नीड है नहीं, राइट। 2 को आप देखोगे नहीं, सारनाथ में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अब यहाँ जो कहानी है बेसिकली 3 4
इनके बारे में है। अब अगर आप फोर्थ ऑप्शन देखते हो, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये काफ़ी इजी ऑप्शन है। मतलब अगर आपको थोड़ा बहुत भी एएमसी का आइडिया है तो आपको पता होगा कि ये है, ठीक। तो 4 भी आपका ट्रू हो गया, तो आपका डी भी एलिमिनेट हो गया। कहानी बची यहाँ पर 3 ट्रू है या नहीं। तो सारनाथ में है अशोका का लायन कैपिटल, अगर आपको पता हो देन वेल एंड गुड, नहीं पता तो फिर 50-50 में आप ऐसे क्वेश्चंस में खेलोगे। तो इस तरह से जो मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताया, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में अगर आप देखना चाहो तो लायन कैपिटल के बारे में थोड़ा सा लिखा है, लोथल के बारे में लिख दिया, देन बुद्धिस्ट सेरेमन्स के बारे में लिखा है, फर्स्ट काउंसिल क्या थी, सेकंड काउंसिल क्या थी, थर्ड काउंसिल क्या थी एंड फोर्थ काउंसिल क्या थी। राजगीर बेसिकली यहाँ ऑप्शन में दिया था, इस वजह से मैंने ये चीज़ इंक्लूड कर दी। राजगीर बेसिकली फेमस है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के लिए। अब ये 2020 में जो क्वेश्चन पूछा है, ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, इतने डेप्थ में कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन इनके लिए एएमसी सब्जेक्ट्स में एक सिंपल सा प्रिंसिपल है या सिंपल सी ट्रिक है, व्हेन इन डाउट, जब आपको डाउट हो, गो फॉर अशोका, ठीक है, विजयनगरा। फिरोज शाह तुगलक पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे, फिरोज शाह तुगलक आप आंसर मार सकते हो। अंडमान निकोबार आपको ऑप्शन में दिख जाए तो वहाँ आप ट्रू मारोगे, नॉर्थ ईस्ट कहीं दिख जाए तो ये कुछ जनरल ऑप्शंस होते हैं। WTO कई बार कई क्वेश्चंस का आंसर होता है, आसियान में कई क्वेश्चंस का आंसर होता है। तो जब भी आपको डाउट हो, ऐसे में आपको यही ऑप्शंस देखने हैं। इंस्क्रिप्शन के थ्रू वैसे अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ो, थोड़ा आपको हिस्ट्री के बारे में आइडिया हो, अशोका एक ऐसा किंग है जो इंस्क्रिप्शंस एंड रॉक एडिक्ट्स के थ्रू बहुत डिटेल में बात करता था। यहाँ पर जो डिटेल में हमने कवर किया, अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है इस टॉपिक से रिलेटेड, समुद्रगुप्ता का इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर्षवर्धन के 3 इंस्क्रिप्शन है, ये आपको पता होना चाहिए, मधुबन, सोनीपत एंड ये बानखेरा। देन विजयनगर के कृष्णदेव राय के भी इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं 3 जगह पर। अब लेकिन क्वेश्चन ही अशोका से पूछ लिया हो तो आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता है। इसमें बस एक चीज़ आपको, ये एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लोगे PYQ से, जैसा हमने कल देखा था कि ये सोहागुरा अशोकन तो नहीं है, ठीक। तो डी ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो। सांची भी एलिमिनेट कर सकते हो, सांची अशोका के इंस्क्रिप्शन के लिए तो फेमस नहीं ही है। तो A और C में से आपको लगाना है ऑप्शन। अब शाहबाज, इसमें मत जाना कि ये मुस्लिम रूलर नहीं है, इस एरिया में भी अशोका के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, ठीक है। तो ये तुक्केबाजी से ना ही सॉल्व करो तो ज़्यादा बेटर है। सेम वे में जो ये क्वेश्चन है कि किसने सबसे पहले अशोका के जो पिलर्स थे या डेसिफर एडिक्ट्स किसने किए थे, तो जेम्स प्रिंसेप है इसका आंसर। अगेन वही बात है, बुक आपको एक बार पढ़नी पड़ेगी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपका ध्यान चला जाएगा इस फैक्ट पर। जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, मुद्रा राक्षसा, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना रिसेंटली पूछ रहा है, तो पुराने क्वेश्चंस पर आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इनफैक्ट आपको इस क्वेश्चन में एक और प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन बताता हूँ। ये कुछ ऑप्शन टाइप है, इसमें क्या है, एक असर्शन होता है और उसका रीजनिंग है। कई बार स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 भी लिखा होता है। तो इसके जो स्टेटमेंट टाइप होते हैं वो ये होते हैं कि दोनों ऑप्शन ट्रू हैं और जो आर है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मतलब जो ये स्टेटमेंट लिखा है उसको ये वाला स्टेटमेंट एक्सप्लेन करता है। दूसरा कहता है कि दोनों ऑप्शन ट्रू हैं लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा कहता है ए ट्रू है, आर गलत है, चौथा रिवर्स। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का ये एक इंटरेस्टिंग टाइप के क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चन जब सॉल्व करने हो तो सबसे पहले आप रॉन्ग फैक्ट ढूंढने की कोशिश करो। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं ये मान लूँ कि ए गलत है, तो आपके ए और बी तो अपने आप गलत होगा और यहाँ आपका इमीडिएटली आंसर आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, बहुत टफ दिखते हैं, लेकिन अगर आपको ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करके गए हो एग्जाम में तो थोड़ा इजी हो जाता है। अगर आपने कह दिया आर गलत है तो डेफिनेटली फिर आपका सी ही ट्रू है, बाकी आपको कुछ देखने की नीड नहीं है। दिक्कत तब आती है जब ए और आर दोनों ट्रू होते हैं। अब अशोका ने कलिंगा को एनेक्स किया था, ठीक है, ये ट्रू है, तो आपका या तो सी है, डी तो यहाँ एलिमिनेट हो गया। अभी 3 ऑप्शंस बचे हुए। अब कलिंगा ने लैंड और सी रूट्स कंट्रोल किए हुए थे, ये नहीं पता कलिंगा के बारे में, इन जनरल हम इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते। यहाँ पर एक और चीज़ है, एक तो मैंने आपको स्टेटमेंट के बारे में बताया, एक और रूल बताता हूँ कि हिस्ट्री में नेगेटिव फैक्ट्स इस्टेब्लिश करना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि ये स्टेटमेंट गलत है, कलिंगा लैंड और सी रूट्स साउथ इंडिया के लिए कंट्रोल नहीं करता था,
ये प्रूव करना थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो हिस्ट्री में गो फॉर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, और जहाँ भी आपको डाउट हो उसका उल्टा करके देख लो, रिवर्स करके देख लो, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि थोड़ा भी डाउट हो, आपको लगे कलिंगा कंट्रोल नहीं करता था, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? कलिंगा एक काफ़ी बड़ा एम्पायर था। जीटी रोड अगर आपने देखी हो तो वहीं उसी एरिया से जाती है। बड़े एम्पायर्स में ट्रेड एंड कनेक्टिविटी अच्छी होती है। तो अगर कॉमन सेंस से हम सोचें तो इसके गलत होने के चांसेस लगते नहीं, तो इसको हम ट्रू मानते हैं। ट्रू मानते हैं तो हमारे सी और डी एलिमिनेट हो गए। और अगर जिस एम्पायर में ट्रेड एंड कनेक्टिविटी अच्छी हो तो बड़ा एम्पायर डेफिनेटली उसको उस रीजन से एनेक्स करना चाहेगा। इसको भी आप ट्रू मानोगे, गट फीलिंग से जाके इसको ए ट्रू मार के आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन से बेसिकली हमने दो चीज़ सीखी। जब इस टाइप के स्टेटमेंट होते हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कोई गलत स्टेटमेंट तो नहीं है, और दूसरा हिस्ट्री में नेगेटिव फैक्ट्स इस्टेब्लिश करना बहुत टफ चीज़ है। गो फॉर दी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्लेनेशन। अब एक आसान क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है, इनमें से कौन बाद में आया। क्रोनोलॉजी के ऊपर क्वेश्चंस पूछ रहा है, देखे होंगे आपने कई बार, अभी रिसेंटली भी पूछता है। क्रोनोलॉजी प्लस कंटेम्प्रेरी, 4 नाम दे देगा, उसमें से कहेगा कि इनमें से कौन बाकियों का कंटेम्प्रेरी नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन रिसेंटली भी पूछे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इनके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताओ, कौन किसके टाइम में आया प्लस कौन बाद में आया। एक अगर छोटी सी हिंट चाहते हो तो मेगास्थनीज सबसे पहले आया था इंडिया में, और इनको फर्स्ट पर्सन कहा जाता है कि फर्स्ट पर्सन टू डिस्क्राइब एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इनको फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी कहते हैं। तो आपके लिए चीज़ें मैंने काफ़ी आसान कर दी। सी और डी में से ही कोई एक ऑप्शन ट्रू होने वाला है, ए और बी आपके एलिमिनेट हो गए। और अगर आपका ये है सॉरी ये 3 सबसे ओल्ड है ना, ठीक, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, तो सी और डी एलिमिनेट कर दिए हमने। ए और बी में से ही कोई एक ट्रू होने वाला है। और अगर 3 के साथ आप देखोगे तो 1 आपको ध्यान देने की नीड है नहीं, तो बाकी 2 आपको पता होने चाहिए। देखते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं वेट करूँ। एक ये वो क्वेश्चन है जो हमने अभी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था सोहागुरा के बारे में, तो ठीक है इसके बारे में पढ़ लेना। सोहागुरा के लिए जो कुछ चीज़ें फेमस हैं वो बता दिए। ये फूड को प्रिजर्व करने के लिए कॉपर इंस्क्रिप्शन बेसिकली फेमस है। रुमिंदेई और इलाहाबाद जो बाकी हैं वो भी यहाँ लिस्ट डाउन कर दिए। अशोका के जो मेजर रॉक एडिक्ट हैं इनके बारे में डिटेल मैंने आपको दे दी है, पढ़ना हो तो पढ़ लेना। इनको याद रखना बहुत एक मुश्किल टास्क होता है, कर लो तो वेल एंड गुड, नहीं कर लो तो कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, लोगों को नहीं आते। अगला क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक के, इस वीडियो के लिए लास्ट एक अगेन वो असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन वही प्रिंसिपल्स देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फॉल्स स्टेटमेंट देखते हैं। अशोका के एडिक्ट्स ये कहते हैं कि सोशल हार्मोनी अमंग द पीपल वॉज मोर इंपॉर्टेंट देन रिलीजियस डिवोशन। हो सकता है ट्रू हो, गलत होने के चांसेस नहीं है, तो इसको हम ट्रू मान के चलेंगे। अगर डाउट हो तो फिर इसको नेगेटिव फैक्ट में देखो कि क्या ये गलत है, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपके हाथ पांव फूल जाएंगे। वो आप कॉन्फिडेंटली इस्टेब्लिश नहीं कर सकते कि वो इसका रिवर्स ट्रू है। दूसरी चीज़, ही स्प्रेड्स द आइडिया ऑफ इक्विटी इंस्टेड ऑफ प्रमोशन ऑफ रिलीजन। तो ठीक है, दोनों ही फैक्ट मुझे सिंपल लगते हैं, दोनों ही ट्रू लगते हैं, और दोनों ही ऐसा लगता है कि हाँ सोशल हार्मोनी थी और इक्वलिटी लाना चाहता ही था अशोका, उसके लिए फेमस है। पॉलिटी ऑफ कल्चरल कॉन्क्वेस्ट आपने पढ़ी होगी अशोका की, तो ए और आर दोनों पे आपको जाना चाहिए। ए ट्रू है एंड आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इस टाइप से आपको देखने चाहिए। तो इस लेक्चर में भी हमने काफ़ी सारी ट्रिक्स सीखी। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको ऐसे ज़रूर दिखाए जो आपको या तो एक बार बुक पढ़ के आएंगे समझ में, या फिर आपको छोड़ देने हैं। ठीक है, नहीं आते तो उनको आपको छोड़ ज़रूर देना है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। एंशिएंट का एक और लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर आएंगे हम मीडिएवल और कल्चर पर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। और आप सिनॉप्सिस आईएएस के बाकी कोर्सेज के लिए सिनॉप्सिस की वेबसाइट को फॉलो कर सकते हो। स्पेशल कोर्सेज आपको यहाँ दिख जाएंगे। जीएस और ऑप्शनल, काफ़ी सारे ऑप्शनल्स यहाँ अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो।